अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स के लाइव डिबेट में आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ हैं अभी डॉक्टर इस्मत जहां, जनता दल यूनाइटेड की माइनॉरिटी विंग की जिम्मेदार हैं, और हमारे साथ हैं अबू सईद अजमतुल्लाह, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर हैं। बिहार चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है और अब तक के जो रुझानात सामने आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अब एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है और आरजेडी को शिकस्त का सामना है। इस बीच एक बड़ा इल्जाम के मजलिस की वजह से शायद आरजेडी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हम सबसे पहले डॉक्टर इस्मत जहां के पास चलते हैं। इस्मत जहां साहब, सरकार नहीं बन रही थी लेकिन अब आपकी सरकार बननी यकीनी हो रही है, माजरा क्या है? नहीं, असल वो तबरेज भाई, सरकार तो बननी ही थी क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया था, और खासकर वो महिलाएं जो हैं, जो साइलेंट वोटर कहिए शराबबंदी को लेकर के, या फिर वो महिला आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, तो महिलाओं का हक और हुकूक की जो बात है, तो ऐसा लग रहा था कि जो पुरुष हैं वो उनके बानी से, उनकी बात से, उनकी गुफ्तगू से लग रहा था कि आरजेडी, लेकिन वो महिलाएं जो खवातीन थी वो खवातीन खामोश थी, और इनका जो वोट है वो हमारे नीतीश जी के हाथ में था, और हम लोग अंदर से पूरा वो ये थे, आश्वस्त थे कि नीतीश जी फिर से एक बार सरकार हमारी होगी जी, एनडीए। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको, आपकी सरकार बनने जा रही है। अबू सईद अजमतुल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे? आरजेडी की जीत बताई जा रही थी, अब जीत एनडीए की हो रही है। जी जी, ऐसा ही नजर आ रहा है। सबसे पहले तो इसमें जहां बड़ी बहन है हमारे, उनको मुबारकबाद। इनको फिर मौका मिला है, आवाम ने इनको चुन के भेज दिया है, तो हम लोग सब इस्तकबाल करते हैं इस आवाम की जजमेंट का। दूसरी जानिब ये है कि आपने एक सवाल उठाया कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते तेजस्वी, देखा जाए तो अगर वो अलायंस करने में थोड़ी सी दूरअंदेशी करते तो सीमांचल में बेहतर रिजल्ट आते और सत्ता के करीब होते, वो बहुत करीब होते और सत्ता उनके हाथ में होती। तो यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने, तेजस्वी ने एक स्लोगन दिया था, मैं उस पर एक को कोड कर रहा हूँ, कंडम कर रहा हूँ उनके, एक तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। तो उस पर मैंने कहा कि इतनी रफ्तार तेज नहीं करनी चाहिए कि एक्सीडेंट हो जाए। यहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो क्या हुआ उस पर, मतलब तेजस्वी क्या दिक्कत थी उसमें? अच्छा, एक्सीडेंट हो गया है, मतलब ऐसा क्या हुआ? लोग बहुत सारे लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की वजह से जो फिरका परस्त वोट है वो सब मुत्तहिद हो गया है और वोटों का बंटवारा हुआ, इसलिए एनडीए की जीत हो रही है। क्या किसी ने सही कहा है कि किसी का जो है अब फिरका परस्त जो मुत्तहिद हो रहे हैं, तो उसके ओवैसी साहब भी इसके जिम्मेदार हैं। अगर एमआईएम वहां पे अच्छा कर रही है तो कौन जिम्मेदार है? 3 सीट पर आगे चल रही है इस वक्त, 6 सीट पर दूसरे नंबर पे है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? उसमें कहा ये कह सकते हैं कि मुसलमानों को अल्टरनेटिव पार्टी की तलाश थी, जो मिल गई है एमआईएम की शक्ल में। मुसलमानों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए, और जहां पे मुसलमानों की आबादी है, मुसलमानों ने फिरका परस्त ताकत को रोकने के लिए एमआईएम को चुना है। फिरका परस्त को अगर रोक सकती है तो एमआईएम जैसी, एसडीपीआई जैसी पार्टी ही रोक सकती है इस वक्त। नजर आलम भाई हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। उससे पहले डॉक्टर इस्मत जहां, आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के काम के नाम पर, विकास पर महिलाओं ने वोट किया है, लेकिन जो वोट पड़ रहा है उसमें बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, और बीजेपी महज 111-12 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और उसमें वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उड़ी है। अभी तक 72 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, तो नीतीश कुमार के कहीं इसमें कोई रोल नहीं दिख रहा है। नहीं, असल ये कि चूंकि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार जी का था, तो वोट भले सीट बीजेपी लाई, लेकिन हम लोग तो पहले से ये मान लिए थे कि फिर से मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है, क्योंकि जो तरक्की और विकास आपने देखा, सड़क, रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो जाहिर है
क्रेडिट उनको मिलना ही था और बनना ही था। वो मुख्यमंत्री दोबारा जो है वो उन्हीं को चुन करके आना ही था। वो एक बीजेपी के जो बात है वो कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि हम लोग साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ पे मुसलमानों ने विकास को देखा, नीतीश कुमार के कामों को देखा। यहाँ पर कोई पार्टी वो बीजेपी की हो या जेडीयू की हो, ये माने हम लोग के लिए नहीं रखता था। माने ये रखता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो, और उस चेहरे की वजह से ही वो वोट चलिए आया। इस पर चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार सीएम बन पाते हैं या बीजेपी किसी और को सीएम अब बनाती है, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन इसमें बरकरार है, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। नजर आलम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी आवाज भी कट रही है। आवाज जा रही है नजर आलम साहब आपको? नजर आलम साहब, नजर आलम साहब आवाज जा रही है मेरी आपको? अभी नहीं जा रही है। इसमें जहां से पूछते हैं, क्या अभी जितना फर्क हो गया है सीटों में बीजेपी और जेडीयू में, तो क्या बीजेपी अपने वादे पर कायम रहेगी कि सीएम बनाएगी नीतीश कुमार को ही, या कुछ और होगा? जी जी नहीं, बीजेपी कायम रहेगी। जो हमारे वादे हैं वो अटूट हैं, और बीजेपी कायम रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा, कोई शक नहीं। क्या लगता है आपको असमतुल्ला भाई? देखिए, बीजेपी की जो रवायत रही है अब तक की सियासत में हिंदुस्तान में, और पिछले दिनों की बात आप देख लें, तो उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार वजीर आला होंगे, इनके नेता होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए कि नियत साफ नहीं है। जो इनकी क़यादत है बीजेपी की, उसकी नियत साफ नहीं है, और कहीं नहीं कि डर पैदा है हम जैसे लोगों को कि भाजपा सरकार बनाएगी। नजर आलम साहब आवाज जा रही है अब आपको? जी जी आ रहे आ रहे आ रहे। आप लोग जीत का जश्न मना रहे थे कल तक, आज नतीजा बदल गया है, क्या है मामला? अभी 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 जो है जल्दबाजी है, और अभी तो 5 बजे के बाद क्लियर होगा। कहीं ना कहीं अभी जो है जो एनडीए को बढ़त दिख रहा है उसमें कमी होगी इंशाल्लाह। यानी अभी भी उम्मीद बरकरार है आप लोगों की? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कैसे बीजेपी 72 पर लीड कर रही है, और आपकी आरजेडी 144 पे चुनाव लड़ रही थी और 62-63 पर आ गई है, तो किस बुनियाद पर आप उम्मीद रख रहे हैं? हर चूंकि 1 बजने जा रहा है, 4-5 घंटा काउंटिंग हो चुका है। देखिए 30-32 सीट अभी ऐसा है जो काउंटिंग चल रहा है, जिसमें 1500 का वो डिफरेंस चल रहा है। तो हमको लगता है कि वो निर्णायक सीट है, और वो जब 4-5 बजे का ये होगा तो हमको लगता है फिर इसमें जो अभी जो दिख रहा है उसमें चेंजिंग दिखेगी आपको। क्या कहना है आपका डॉक्टर इस्मत जहां? नहीं, वो हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि, चूंकि शुरू में हैं और लगता है कि हम और बढ़ेंगे। जो 1 बजे का रुझान नजर आलम भाई कह रहे हैं, तो हम और आगे जाएंगे, और जो हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये क्या भी जो आप देख रहे हैं सर, वो और आगे बढ़ेगा। देखिए अभी तक जो रुझान है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक जो मैं देख रहा हूँ, इसमें बीजेपी 72 सीटों पर लीड कर रही है, और आरजेडी अभी 65 सीटों पर लीड कर रही है। उसके बाद कांग्रेस सीटों पर लीड कर रही है, 48 पर जेडीयू है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 3 सीटों पर है, बहुजन समाजवादी 2 सीटों पर है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी 3 सीटों पर लीड कर रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो क्या नाम है माले वाली है, वो भी 14 सीटों पर लीड कर रही है। नजर आलम साहब, आप लोगों को ये नुकसान अचानक कहां से हो गया? मतलब ऐसा क्या लगा कि इतना, अगर आप जी कह रहे थे कि कुछ और आ सकता है, तब भी आप लोग मतलब वही 118-20 क्या ज्यादा पहुंच सकते? देखिए बिल्कुल जो जनता का माहौल था, जो बदलाव की लहर दिख रही थी, और जो हम लोगों ने एजेंडा तय किया, रोजगार पे बात किया, और जो हम लोग विकास के मुद्दा पे लड़े, उससे कहीं ना कहीं ये माहौल बना था कि बिहार में बदलाव होगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है उससे तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि जो बीजेपी की पुरानी नीति रही है, अगर यही रिजल्ट रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी अपने मकसद में फिर
से जो इनका ईवीएम का सिस्टम रहा है उसमें कामयाब होगी। तो मतलब आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं डायरेक्ट, जब हाँ, हार जो रहे हैं तब। नहीं, हार नहीं रहे, अभी तो हार हम मान भी नहीं रहे हैं, अभी तो जनता का जो तो साफ जनादेश कहिए है ना कि ईवीएम पर आपको शक है, या जब हार जाइएगा तब कहिएगा ईवीएम गलत हुआ। मतलब आप दोनों बात कह रहे हैं कि अभी उम्मीद भी है जीत की, जीत जाएंगे तो सुभान अल्लाह, हार गए तो ईवीएम नहीं कुछ कह नहीं रहे हैं नहीं आप? नहीं, हम बता रहे हैं जनता का जो जनादेश होगा वो तो स्वीकार करना होगा। रही बात की अभी जो 30 सीट का 32 सीट का जो दिख रहा है 500,000 वोट के डिफरेंसेस हैं, उसमें खेल बनता बिगड़ता वो निर्णायक होगा। अभी तो चूंकि बीजेपी गठबंधन जो ताल ठोक रहा है वो तो अपने हिसाब से, चूंकि ये तो माहिर है इसमें सरकार बनाने में, तोड़ने में, खरीद फरोख्त में, जो हम लोग नहीं करते हैं। जनता के जनादेश का अपमान हम लोगों ने कभी नहीं किया, और इस बार भी जनता का जो जनादेश होगा वो स्वीकार होगा। अबू सईद अजमतुल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मेरे भाई नजर आलम साहब बोल रहे थे कि ईवीएम का खेल खेला गया है। तो सबसे बड़ी चीज है कि नजर आलम साहब को तेजस्वी तक और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोगों पर ईवीएम पर एतमाद क्यों है? फिर आप इलेक्शन नहीं कराते, आप क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए? जब ये नहीं लिखते हैं, आवाज बुलंद नहीं करते हैं, इसके लिए कोई आवाज पहल नहीं की जाती है, तो फिर इसका मतलब है कि आप झूठा, कि आपने जनता ने नकारा है, स्वीकार कर लीजिए। मुसलमान और यादव के अलावा कोई वोटर नहीं है महागठबंधन के पास, ये बात साबित हो गई है। अगर लेफ्ट नहीं आते इनके साथ तो शायद वो जो आंकड़ा दिख रहा है वो भी करीब नहीं पहुंचते, इसलिए कि कांग्रेस के पास वोट उठ नहीं है। इसलिए कि जाले की जो स्थिति बन के सामने आ रही है, अमौर की जिस तरीके की स्थिति समझ में आ रही है, अमौर में 24,000 से पीछे चल रहे हैं अब्दुल जलील मस्तान, तो इस पर एक बार कंसीडर करना होगा महागठबंधन के लोगों को। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ओवैसी साहब ने मुसलमानों के बीच दे दिया है, पिछड़ों के बीच, दलित के बीच दे दिया है, वो आपको एमआईएम दिख रही है। वहां पे 3 सीट पे अभी भी बढ़त हासिल कर रखा है, 6 सीट पर तकरीबन दूसरे पोजीशन पे है। तो ये मैं समझता हूं कि अगर मुस्तकबिल को, भविष्य को देखते हुए तेजस्वी महागठबंधन के लोग ओवैसी से कुछ भी दे के समझौता कर लेते तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट बहुत बेहतर होता। सीमांचल मतलब ही आप ये रुकावट बन कहना रही चाह है रहे हैं कि ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल न करने की वजह से हार हो रही है आरजेडी की? सीमांचल की हार उसी की वजह से हो रही है। ये आप खुद आप तजिया कर सकते हैं, एनालिसिस करेंगे तो खुद देखेंगे आप कि सीमांचल में जो बढ़त एनडीए को मिली है, 15 सीट 12 से 15 की तरफ बढ़ गया है। और आने वाले अभी कुछ घंटों के बाद अभी नजर आलम भाई ने कहा वो सही है कि 5 बजे तक इंतजार करना होगा, इसलिए कि तकरीबन 30 ऐसी सीटें हैं जिस पर 500 से 1000 पे आगे पीछे चल रहे हैं। तो वो एक ये है कि 5 बजे ही क्लियर हो पाएगा कि किसको बहुमत मिल रहा है, जनता ने किसको पसंद किया है, किसको नकारा है। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी यहाँ पे पंचायत है भरुल्ली, जो यादवों का 80% गांव है, 80% आबादी यादव की है। वो बहुत मार्केबल है नजर आलम भाई, आप तशरीफ लाए होंगे कहीं सिद्दीकी साहब के साथ, तो वो सिंहवाड़ा प्रखंड का हिस्सा है। वहां हार होती है, अब्दुल बारी सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं, तो अफसोस होता है। कभी ऐसा आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि भरुल्ली पंचायत में जो है आपको जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल या जो यादव वोट बैंक की शक्ल में देखा जाता है वो टूटता हुआ दिख रहा है। ऐसे बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। अच्छा, क्यूटी से क्या हाल है? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बड़े लीडर हैं, लेकिन वो भी सेकंड नंबर पर चल रहे हैं, पहले नंबर पर वहां भी 3000 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये 3000 वोट से वो पीछे चल रहे हैं। ये तो ये बताइए इस्मत जहारा की जो जीत है, लग रहा है ऐसा है कि बीजेपी की जीत हो रही है। नीतीश कुमार साहब को मतलब एक तोहफे के तौर पर मिल गया उनके सहारे, ये उनके विकास के नाम पर नहीं बल्कि फिरका परस्ती वाला जो एजेंडा है उसकी बुनियाद पर ये जीत हो रही है बीजेपी की। नहीं नहीं, ये एनडीए की जीत है, बीजेपी और जेडीयू ने एनडीए की जीत है। नजर आलम साहब, एनडीए की जीत तो नहीं है, इसमें जहांबाजी को मैं रोकूंगा, इसलिए कि एनडीए की जीत नहीं है कि बड़ी पार्टी उभर के आई है। आपको क्या करे, राष्ट्रीय जनता दल को भी पीछे छोड़ रहा है बीजेपी, तो इसका मतलब है कि फिरका परस्त ताकत जो अपना वोट कैडेट है, वो खामोश वोटर जो है वो बरकरार है उसका। ये मुद्दे की राजनीति तेजस्वी यादव ने किया, मैं स्वीकार करता हूँ, इसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब आपको कुछ मुद्दा ऐसा रहा जो हिंदुत्व के नाम पे तीसरे चरण पर वोट मांगा गया। योगी आदित्यनाथ बिस्वी में जिस तरीके से बात किया, जिस तरीके से सीमांचल के इलाके में बात किया, जिस तरीके से पोलराइजेशन हुआ है,
कुछ जगहों पे वोट का, तो वो फिरका परस्त ताकत जो अपनी जमीन तैयार कर रखी है वो बरकरार है। मुझे भी लग रहा था कि जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव को पूरे मीडिया के लोग और जितने भी लोग थे इंटेलेक्चुअल बॉडी, वो कह रहे थे कि बदलाव की बिहार में बदलाव की बाहर चल रही है, तो वो नहीं दिख रहा है कहीं भी। ये मतलब है, हम आपको यहाँ पे बोलिए बोलिए। जी जी, असल में देखिए बीजेपी का जो एजेंडा है बिहार में, योगी आदित्यनाथ को बुलाने की जरूरत पड़ गई। जी हाँ बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ आ रही आवाज आपकी नजर आलम साहब, बोलिए। जी हेलो, मैं ये कह रहा था कि बीजेपी को आप देखिए कि जब उनको लगा फर्स्ट चरण में, दूसरे चरण में कि हम नहीं सरकार में आ पाएंगे, नहीं बढ़त में आएंगे, तो योगी आदित्यनाथ जैसे सांप्रदायिक चेहरा को बिहार लाया जाता है, और वो भी एक ऐसी जगह पे सभा कराई जाती है, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का जो ये खेल है बीजेपी का, उसमें तो ये कामयाब होते रहे। और एक जो महागठबंधन को हमें लगता है कि नुकसान हो रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो दलित पिछड़ा शेड्यूल कास्ट के जो वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आखिरी वक्त में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसका बड़ा फायदा एनडीए गठबंधन को होने जा रहा है। सीमांचल में भी कई सीटों पर हार हो रही है आपकी, और वहां पर डायरेक्ट लड़ाई एमआईएम में और बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार में। तो क्या यह भी माना जाए कि इत्तेहाद में मजलिस इस तरह की पार्टियों को शामिल न करने की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए वो हम बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जान लीजिए कि फिरका परस्ती हमारे यहाँ नहीं है। और आपने देखा होगा कि अभी जो बात चल रही थी, वो बिहार ऐसे भी जात पात की राजनीति में बहुत आगे रहा। अभी कहा इन्होंने अजमतुल्लाह साहब ने कि भरुल्ली पंचायत में यादवों ने वोट नहीं दिया। तो यहाँ इस तरह की राजनीति कोई नई बात नहीं है। ऐसे में ओवैसी साहब पर एक तो बड़ा ये है कि वो सिर्फ जो जज्बाती बातें होती है वो सियासी सतह पे कहीं ना कहीं नुकसानदेह होती है। ऐसा नहीं है कि हम ओवैसी साहब की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जो राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता है। सीमांचल तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब मेरा कहना है कि यही ओवैसी साहब है जिनको मैंने कहा था, जब इनके बिहार में कोई शिनाख्त नहीं थी, हमने कहा था कि आप अगर बिहार में चाहते हो मजबूत होना, तो मिथिलांचल भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आप यहाँ समय दो। तो इन्होंने कहा नहीं, यहाँ फातिमी भाई नाराज हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं। तो ये किस तरह का चेहरा है, किस तरह का खेल होता है। और सिर्फ मुस्लिम को लेकर के मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, कोई सीट आप नहीं जीत सकते बिहार में, चाहे आप कितने बड़े भी लीडर हो। वो जीत रहे, 3 सीटों पर लीड कर रहे वो। नहीं, तो आप कहाँ से जीत रहे हैं? आप अपने घर में जीत रहे हैं, आप अपने घर में जीत रहे हैं। आप दूसरे विधानसभा से जीत के दिखाएं। नहीं, उनका घर है, आप फर्जी सेकुलरवाद से नहीं। देखिए, अब जिस जगह से सीमांचल की बात करते हैं, वो तो एकदम क्लियर है, मुस्लिम इलाका है वो। अब ऐसी जगह से आप लड़ा के दिखाएं। आप तो बहुत जगह से लड़ रहे हैं, आप देखिएगा 5 बजे तक का रिजल्ट आएगा। अनवर साहब, एक बात जो सामने खुल करके आ रही है एम-वाई समीकरण में, कि एम का वोट तो पूरा एक तरफा गया है आरजेडी को, लेकिन जो यादव वोट है वो कैंडिडेट देख करके दिया गया है। कहीं पर दिया गया, कहीं पर नहीं दिया गया। खासतौर से जहां जहां मुस्लिम मैं मानता हूं, यादव वोट नहीं गया है। मैं इस बात को मानता हूं, और इसका नुकसान महागठबंधन को दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता को यादव वोट नहीं कर रहा है, इससे तो क्लियर हो गया ना कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पे ठप्पा लगता रहा है कि वो मुस्लिम नाम नेहाद के हैं। लेकिन तब भी अगर यादव वोट नहीं पड़ता है, तो ये गठबंधन के लिए बड़ा नुकसानदेह है। कहीं ना कहीं जो जात पात की राजनीति बिहार में रही है, इसका भी नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ रहा है। इसमें जहां कुछ कहेंगे नजर आलम साहब पर आप?
ये शम्स तबरेज भाई, इन लोग वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो मामला है इन लोगों को था, और ये जैसे फिरका परस्त ताकतों को बढ़ावा देने की ये बात कर रहे हैं, मैं इस बात को सिरे से काटती हूँ। इसलिए कि नीतीश कुमार जी की जो मोहब्बत है और भाजपा के साथ मिलकर इसको कायम रखने का जो एक लक्ष्य है उनका, नीतीश कुमार जी का, और हम लोगों को लगता है कि वो पूरा लोगों ने भरोसा किया है, चाहे वो केवटी विधानसभा पिछली बार मदमा पलटू चाचा नाम गाये पड़ा था, सो नहीं पूछा बीजेपी पर इतना भरोसा था तो क्यों इनको छोड़ के भागना पड़ा था। और अभी जो मैंडेट आ रहा है ना, उसमें भी आप इंतजार कीजिए, आपके सुशासन बाबू को बीजेपी ही ठीक करेगी। महागठबंधन के लोग तो सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ रहे हैं, और इस बात को आप मानिए कि मोहन भागवत हो या परवीन तोगड़िया हो या गिरिराज सिंह हो या अश्विनी चौबे हो, इस तरह के चेहरे को अगर बिहार में मजबूती मिली है, या ये जो आरएसएस के संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हम लोग नहीं देखते थे कहीं, लेकिन ये नीतीश जी के राज में कहीं ना कहीं अब ऐसा एहसास होने लगा है कि बड़ी मजबूती से ये संगठन सब काम कर रहा है बिहार में, दरभंगा में, मधुबनी में, हर जगह इसकी शाखें बहुत मजबूत हुई है। इस बात को आप मानिए, और फिर से देखिएगा आप कि अभी जो आपको मैंडेट मिलने जा रहा है, फिर बीजेपी आपके पीछे पड़ेगी, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सो आपको इस बार बड़ा नुकसान में डालने जा रही है और डाल चुकी है। बोलने दीजिए जी, बोलिए। नजर आलम भाई, मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है एनडीए गठबंधन और आरजेडी, तो 15 साल बनाम 15 साल वो शम्स तबरेज भाई, उस पे हम ये कहेंगे कि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। 15 साल बनाम 15 साल पे हम बताते हैं। ये तो तय नजर आलम भाई कि अभी जो मतलब जिधर जेडीयू जाती है उसकी सरकार बनती है। हाँ नहीं तो वो तो है ना, बिहार में देखिए इसीलिए तो नीतीश जी को पलटू राम का खिताब मिला है, आप समझिए। और दूसरी बात, अभी महतरमा ने कहा 15 साल बनाम 15 साल, तो ये विकास की बात करें, मैं बताता हूँ, जिसको ये जंगल राज पेश करते हैं ये लोग, 6 यूनिवर्सिटियां खुली वो जंगल राज ही की देन थी, दरोगा की बहाली हुई वो जंगल ही राज की देन थी, प्रोफेसर लेक्चरर की बहाली हुई वो जंगल राज की ही देन थी। और इनके राज में आप देखिए जितना गुंडा राज था वो विधायक बनता है, मंत्री बनता है। अभी गोपालगंज ट्रिपल मर्डर कांड का आरोपी, उसको इन्होंने टिकट दिया है। तो ये सब कहने की बात है, लालू यादव के राज में बिहार बहुत पिछड़ा था, और उस वक्त जो विकास हुआ, शिक्षा देखिए 95 के बाद नीतीश कुमार के राज में शिक्षा का बदतर हालत है। ये मतलब कोई हम लोग नहीं बोल रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट बोल रही है। तो ये चूंकि राजनीति में चलता रहता है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन नीतीश कुमार को इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। वैसे अभी आपकी सीट फिर बढ़ने लगी, 104 पर पहुंच गया आपका नंबर। जी जी, हम मायूस नहीं, मायूस हम लोग नहीं है। जनता का जनादेश निश्चित रूप से हम लोग के हक में है, और जो रिजल्ट आएगा उसका हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। देखिए नजर आलम भाई को मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। शम्स तबरेज भाई जी बोलिए। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से ओवैसी साहब की सियासत रही है मुस्लिम, इनसे ये पूछा जाए नजर आलम भाई से कि मुसलमानों को कहाँ से टिकट मिलता है या यादव को कहाँ से टिकट मिलता है? अगर मुस्लिम इलाके से बड़ी पार्टी क्यों लड़ाती है अपने नेता को? क्यों नहीं जहां सबसे ज्यादा दलित होता है, पिछड़े का वोट होता है, किसी मुसलमान को लड़ाया जाए? जहां जो है ब्राह्मणों का सीट होता है वहां से क्यों नहीं लड़ाया जाता है? देखिए अजमतुल्लाह साहब, मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा पहले जज्बाती हुआ करता था। इनकी बात मैं समझ गया। इनके गठबंधन से क्योंकि में भी लड़ रहे हैं। ओवैसी जी का दौरा यहाँ होना चाहिए था। इनके गठबंधन से जाले में भी उम्मीदवार है, वहाँ भी ओवैसी जी का दौरा होना है। जाले में नहीं है। वो बेचारे का सिंबल रद्द हो गया, यही ना रालोसपा वाले। जाले की एमआईएम की जो टीम थी, 13,000 सदस्य हैं यहाँ पे और 1100 कुछ एक्टिव मेंबर हैं। सब लोगों ने सहमति दिया मशहूर उस्मानी को, उनके लिए वोट किया है। तो यहाँ ओवैसी यहाँ दे देते सिद्दीकी साहब को।
वहां भी देते, हमसे पूछा ही नहीं आप लोगों ने, MIM से पूछा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। गजब है, गजब है। यानी महागठबंधन में कांग्रेस से मशकूर उस्मानी है, वो पूछा दे दिया। यहाँ से देखिए देखिए हम बताते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ, यही तो हम पेश कर रहे हैं कि हम जो है फिरका परस्त ताकत को नहीं, आपको मैं बताता हूँ, देखिए मैं ओवैसी साहब के विरोध में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, कहीं ना कहीं उस धारे पे काम हो रहा है। आप समझिए, आप कह रहे हैं मैंने मशकूर को समर्थन दे दिया, यहाँ सिद्दीकी को नहीं दिया। आप अगर सेकुलर चेहरा की बात करते हैं तो आपको ये ऐलान करना था खुले मन से कि जहां हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं मैं वहां अपनी पार्टी को जिताऊंगा और बाकी जो सेकुलर सीट है उस पर हमारा समर्थन है। तो आप वही कर रहे हैं कि जाले में बीजेपी के खिलाफ मशकूर लड़ रहा है तो वहां दे दें। वहां हमारा अलायंस लड़ रहा है, कैसे हम समर्थन कर सकते थे? लेकिन इसकी वजह से आपका कोई वोट तो नहीं कटा, मुझे दिख रहा। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब इस वजह से नहीं हार रहे कि वहां वैसे गठबंधन का कोई उम्मीदवार है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ जो कास्ट वाइज वोट हुआ, जैसे अब ये यादवों का वोट हमको मिलना चाहिए, जो वो नहीं मिल रहा है। जो छोटे जाति के लोग हैं जैसे दलित, एक सियासी समीकरण है इसमें, जहां आप इस पे ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है खासतौर से मुस्लिम उम्मीदवार को वहां से उतारा जाता है जहां पर 40% मुस्लिम वोट है, 30% मुस्लिम वोट है, और वहां पर भी मुसलमानों का वोट तो मिलता है मुसलमान उम्मीदवार को, लेकिन दूसरे को नहीं मिल पाता। हालांकि ऐसी जगह जहां 40% मुसलमान है, वहां मुसलमानों के अलावा आरजेडी ने अगर यादव या दूसरे कैंडिडेट को उतारा है तो वहां पर भी मुसलमानों ने यादव उम्मीदवार को एक तरफा वोट दिया है। लेकिन दूसरी जगह ऐसा नहीं। अभी यहाँ मुजफ्फरपुर में औराई विधानसभा सीट है, वहां से आफ्ताब आलम कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार है। उन्हें अभी मैं देख रहा था आधा घंटा पहले, उन्हें सिर्फ 2 से 3% वोट मिला है, और बीजेपी नंबर 1 है, और दूसरे नंबर पर वहां एक आजाद उम्मीदवार है जिसका वोट फीसद वही आजाद उम्मीदवार है जो इनका राजद का विधायक हुआ करता, आरजेडी का उम्मीदवार है। तो मतलब मुसलमान तो अपना वोट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का वोट नहीं आ रहा है। मजबूर है ना, हम कह रहे हैं नजराना तो मुसलमान सिर्फ आपको वोट करते रहेंगे, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। देखिए शम्स तबरेज साहब, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं बता दूंगा हूँ आपको कि ये जो नुकसान हो रहा है मुसलमानों को या मुस्लिम लीडरशिप को, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम लोग खुद हैं। और हम लोग के जो सीनियर लोग हैं कहते हैं कि हम मुसलमानों के चेहरा रहे हैं। इन लोगों की पार्टी में जो औकात है ना, वो बताने की जरूरत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। हाँ, हम लोग जानते हैं। और चूंकि देखिए जो तथाकथित नेता लोग हैं, कद्दावर कहते हैं मुसलमानों के, इनकी कोई हैसियत किसी पार्टी में नहीं है, और इसका नुकसान बड़े पैमाने पे मुस्लिम। आवाज आपकी म्यूट हो गई है नजर आलम साहब जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जो मुस्लिम लीडरशिप है उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। चाहे जितने भी आप चेहरे को देख लीजिए किसी भी पार्टी में, इसको पार्टी में कोई मतलब इसकी जगह नहीं है। यानी पार्टी इन लोगों को एक तरह से मुस्लिम नाम पे रख के और वो ध्रुवीकरण की राजनीति। इसका रास्ता क्या है फिर? इसका रास्ता क्या है? मुतबादिल क्या है? मुतबादिल यही है। देखिए मुतबादिल के लिए तो बैठना होगा, बात करनी होगी। ये जो जज्बाती नारे हैं, आप देखिए, माफ कीजिएगा, बात करने को तैयार का है। पूरे चुनाव में किसी जगह नहीं है किसी को। मैं बताता हूँ तबरेज भाई, मैं बताता हूँ। अभी ओवैसी साहब की बात कर लें, इनके पास समर्थक कैसे हैं? जैसे बीजेपी के हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन का ग्राफ गिरा हुआ है। हमारे जो 12 साल 15 साल के बच्चे हैं वो सोशल साइट पे आप देखिए, जो इनके वोटर से भी नहीं है ओवैसी साहब के, वो लोग किस तरह की बातें करते हैं सोशल साइट पे। तो हमें पहले एजुकेशन को देखना चाहिए, उसके सिस्टम को। क्या ओवैसी साहब के पास बजट नहीं है? काम तो आप करते नहीं है, चुनाव के टाइम में आप सिर्फ आएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए नजर आलम साहब, नजर आलम भाई, ये बताइए, ये बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनने देगी या बीजेपी कुछ अलग गेम करेगी? नहीं, अभी तो हमने कहा ना, इस्मत जहां साहबा बहुत खुश थी। हमने कहा ना कि अभी आप वेट कीजिए। यही नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़ के आना पड़ा था गठबंधन में, लालू यादव ने सम्मान दिया था सेकुलर चेहरा के नाम पे।
और अभी तो इस बार बीजेपी ने जो लेकिन खेल खेला आरजेडी है, का तो फायदा हुआ ना। अब 2015 में नीतीश कुमार की वजह से आरजेडी को 80 प्लस सीटें आ गई। अभी देखिए नीतीश कुमार का सपोर्ट नहीं आरजेडी को, तो 144 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद क्या हाल हो रहा है, 60-65 पर आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बढ़ेगा, वो आंकड़ा बढ़ेगा। अभी देखिए तो कांग्रेस जी तो सीएम का खाब देख रहे हैं ना, वो इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी जो है सो इतनी आसानी से अब इनको कांग्रेस चीफ कांग्रेस मिनिस्टर का देखने नहीं जा। जिस तरीके से रह रहा है पूरे बिहार में और हिंदुस्तान में, इससे ये है कि महागठबंधन को अपना कांग्रेस रास्ता का तोड़ कोई लेना चाहिए। जनाधार बिहार में नहीं दिख रहा है, वो बैसाखी वैसी पे है। साइड से भी खराब है उनके वोट परसेंटेज। 2015 में तो इस हाँ बोलिए शम्स तबरेज भाई, ये हम कहना चाहेंगे कि 2015 में नजर आलम भाई वो आपको आरजेडी को नीतीश कुमार जी ने जिंदा कर दिया, ना तो जिंदा तो थे ही नहीं, वो तो सरे से खत्म थे, लेकिन वो जिंदा कर दिया। लेकिन बीजेपी को भी जिंदा नीतीश कुमार ने किया है। 17 साल और 5 साल 22 साल में बीजेपी में गुंडा राज, सुनिए मोहतरमा, पर डे मर्डर हो रहा अभी चुनाव के पीरियड में। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी बहुत शालीनता से इसको छिपाते हैं, जितना मर्डर बढ़ा है बिहार में, जितनी डकैती, जितना गुंडा राज, सबको इतनी शालीनता से नीतीश जी पचा गए हैं। नजर आलम भाई आप कह रहे हैं गुंडा राज है और नीतीश कुमार छुपा लेते, तो हुकूमत तो सब छुपाती है। अपोजिशन में आरजेडी है तो वो इसकी नाकामी है ना कि कोई कत्ल हुआ, कुछ हुआ और वो छुप गया मसला, तो अपोजिशन जिम्मेदार है इसके लिए। नहीं, अपोजिशन देखिए, अपोजिशन को जो करना चाहिए उस हिसाब से अपोजिशन नहीं कर पा रही है। लेकिन चूंकि ये कोरोना का और सरकार का जो पैंतरा आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जब सत्ता में होती है और नीतीश जी जैसे लोग उनके साथ होते हैं तो कैसा खेल होता है। आप ऊपर से देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब तो बीजेपी चलाती, अपोजिशन क्या करेगा? अपोजिशन तो बौना है, चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, सब जगह बौना है अपोजिशन। सरकार तो बीजेपी चलाती है। शम्स तबरेज भाई, नजर आलम भाई को ये बता देना चाहते हैं कि जब 15 साल लालू यादव कोई काम नहीं किए तो नजर आलम भाई की जुबान जो है वो इतनी तेज जुबान चल रही है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी 15 साल काम किए हैं, शायद वो आप भी मतलब मीडिया से आपका ये है और बड़ी नजर पूरे देश और दुनिया पे आप रखते हैं कि नीतीश कुमार जी जो काम किए हैं वो लिखने का नहीं, एक पन्ने पे नहीं, उंगली पे गिनाने का नहीं, बल्कि एक इतिहास जो है वो गवाह है कि उन्होंने जो काम किया है। और तब हम लोग मतलब खामोशी से, चुके वक्त बताएगा कि हम लोगों ने जो काम किया। विकास की जहां तक बात है, रोजगार की बात है, तो पहले तो था कि ये जो पटरी से उतरी हुई गाड़ी थी बिहार की और बुझी हुई लालटेन लेके अंधेरे में जो हम लोग घूम रहे थे, उसको रोशनी लाने में बेच दिया, स्क्रैप तक बेच दिया, एक इंडस्ट्रीज नहीं लगी। सुनिए, ये सब नहीं कहिए, नहीं क्या बोले हैं, सुनिए, 15 साल आप दिखा रहे हैं, 15 साल इधर रैयाम चीनी मिल जिस क्षेत्र की है मोहतरमा, वहीं का पूरा स्क्रैप तक बिक गया। नजर आलम भाई, नीतीश कुमार के कामों का तो है कि बिहार में 15 साल में बहुत कुछ बदला है। नहीं, हम बता रहे हैं शम्स तबरेज भाई, देखिए मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे हैं, देखिए आप जो केंद्र की स्कीम है या आप हाईवे दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, इससे इसको काम नहीं कर सकते आप। नीतीश कुमार ने जितना ठगा है उसको भी तो सुनना होगा। मुसलमान 15 साल में सिर्फ कब्रिस्तान की घेराबंदी में खुश हो गया, वक्त की जमीन बेच दी गई, रोजगार नहीं मिला, मदरसे के मौलवी रोड पे आ गए। ये लोग तो पिछली बार तनख्वाह बढ़ा दिए बहुत। तनख्वाह कहाँ बढ़ाया आपने? मिलते थे, अब 40,000 तनख्वाह मिल रही है मदरसा के मौलवियों को, स्कूल वालों से ज्यादा। 40,000 मिल रही है। अरे बिना जमीन के बिना केबाला के नीतीश जी के राज में मदरसा चल रहा है, डकैती आम हो गई है, समझिए। दोनों तरफ को सुनते हैं जी, बोलिए ना, आप बोलिए इसमें। नजर आलम भाई देखिए कितनी खूबसूरत, मतलब बड़ा बड़ा झूठा बोलने की कोशिश करते हैं कि हम तो एविडेंस के साथ बात करेंगे।
मदरसा जो मुर्दा हालत में था, नीतीश कुमार जी ने उसको भी जिंदा किया, फुल स्केल किया मदरसा के वो मौलवी साहब का। और अभी फुलवारी थाना में मुकदमा दर्ज किया आपका चेयरमैन। हालांकि पिछला डिबेट सम तबरेज भाई नहीं डाले, पब्लिक में नहीं लाए। चेयरमैन एक नजर आलम से डर के मुकदमा करता है कि हमको जान का खतरा है, हत्या कर देगा नजर आलम, और जो है सो भ्रष्टाचार पे बोलता है। तो आप देखिए, ये सब कहने की बात है। आपको 15 साल मिला, आप विकास नहीं करते तो 5 साल जनता नहीं देती। लेकिन आप जो वो लालू जी का कुशासन दिखाती है ना, उससे बड़ा कुशासन है ये, आप मानिए। ये तो मानते हैं ना कि 15 साल के विकास से जनता खुश है, तभी इनको और मौका मिला अगले। आप कितना % रोजगार नीतीश कुमार ने मुसलमानों को, मुझे जरा, और मैं बताता हूँ कितना % वक्त की जमीन नीतीश कुमार ने बेच दिया है, कितना % वक्त की प्रॉपर्टी इन्होंने गुंडों के हाथ में बेचा है। नहीं दे पाएंगे आंकड़ा। आप सुनिए, दरभंगा में पेपर मिल था, नहीं हम बता, मेरा भी तो सुन लीजिए। दरभंगा में पेपर मिल था, वो बंद हो गया। गिलास फैक्ट्री की जमीन बिक गई, सारा रैयाम मिल, 4 मिल यहाँ था, कहाँ गया? सब नीतीश कुमार ने बेचा है। दरभंगा में तो सैकड़ों इंडस्ट्रीज है, यहाँ दोनार में चलिए, आप उधर चलिए, बेला इंडस्ट्रीज में चलिए, म्यूजियम गुमटी के उस पार चलिए, सब बंद है। कहाँ से विकास किया? रेलवे का लीजिए और प्लान देख लीजिए कि आज भी मिथिलांचल के लोग कितना बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए। ये सिर्फ हल्की बात करते हैं, नहीं, हल्की बात नहीं है, एविडेंस के साथ बात। आप सुनिए, समझ हाँ को सुनिए। वक्फ एस्टेट की जमीन में शम्स तबरेज भाई, आपको भी पता होगा, जो वक्फ एस्टेट की जमीन पर जो आरजेडी के लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसको छुड़ाकर उस पर करोड़ों नहीं लाइए ना, एविडेंस लाइए ना। देखिए मोहतरमा, बोलने से नहीं होगा, सुनिए, बोलने से नहीं होगा। नीतीश कुमार इतने अच्छे होते तो बीजेपी आज उनका ये दुर्गत नहीं करती। सृजन घोटाला पूरे बिहार में आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार दबाव में काम कर रहे हैं। सृजन घोटाला में वो जेल जाएंगे, और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, यही शेल्टर होम सामने है आपके। और आप लोग अगर ऐसे बोलेंगी कि बोलने दीजिए ना, जवाब ले लीजिए ना राम साहब जी, बोलिए। नहीं, एविडेंस देना। हाँ, जवाब ले लीजिए, आप दोनों आदमी बात कर रहे हैं, जवाब ले लीजिए। लालू जी जेल में हैं और आप यहाँ कह रहे हैं कि कोई जाएगा। आपके आरोप लगाने से कोई जेल नहीं, नजर आलम भाई चला जाएगा। लालू जी बड़े आरोप में आज जेल के अंदर बंद है, तो आप उस पे क्या कर रहे हैं? खाली बात बनाने से नहीं। लालू जी के आरोप पे हमको कुछ नहीं कहना, जनता जान रही है। नीतीश कुमार सुनिए, भावने की राजनीति किया। डॉक्टर शाहबुद्दीन से बड़ा गुंडा आपकी पार्टी में है, काहे जेल भेज दिया? बोलिए, मुन्ना शुक्ला छोटा मोटा ये गुंडा है आपके पास, अमरिंदर पांडे जो वहां का गोपालगंज का ट्रिपल मर्डर का, ये सब कहने की बात है, समझा? अच्छा, अजमतुल्लाह साहब, आप क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार पर जो सारे इल्जामात लगा रहे हैं नजर आलम साहब, आप किस तरह देखते हैं? मैं तो ये जब से अकल संभाला हूँ, इनकी सरकार देख रहा हूँ, उसमें तरक्की के काम कुछ हुए हैं, लेकिन बहुत तरक्की नहीं कहा जा सकता, या बहुत सारा जो इनका अपना मैनिफेस्टो है कि हमने बहुत विकास किया है या विकास पुरुष हैं, उसको मैं नकारता हूँ। इसलिए कि सिर्फ रोड बना देने से, और रोड भी बहुत खस्ता हाल में है इस वक्त। जिस तरीके से अभी आप दौरा करें, जो इनका 5 साल, जो पहले 5 साल रहे, 5 से 10, वो काफी बेहतर रहे हैं, करप्शन भी कम रहे हैं। लेकिन अभी जो इनका 10 साल रहा है, उसमें और आखिरी के ये जो इन्होंने तेजस्वी से जो सरकार तोड़कर बनाई भाजपा के साथ, ये समझिए कि लोकतंत्र की को कत्ल किया इन्होंने। लोकतंत्र की जो इनको बहुमत मिली थी, उसमें इलेक्शन में आना चाहिए। ये एक अहम बात है, खास बात है। और इस बिहार की जनता में अगर सूझबूझ होती तो उसका करारा जवाब देती। वो करारा जवाब नहीं दे पा रही है। यहाँ पे एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, तालीम की कमी है। मुद्दे की राजनीति तेजस्वी यादव ने किया है, इसको मैं मानता हूं, और इस बार बेहतर मुतबादिल देने की कोशिश किया उसने। लेकिन यहाँ पे जो 2 चीजें अहम हो जाती है खास, फिरका परस्त ताकत ने अपनी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के कांधे पर बंदूक रखकर अपने आप को इतना रूट मजबूत कर लिया है कि उसका उखाड़ना
बहुत मुश्किल दिख रहा है। जिस तरीके से बड़ी पार्टी बन के उभर रही है वो नीतीश कुमार की देन है, भाजपा की यहाँ कोई जमीन नहीं थी। जिस तरीके से मिथिलांचल और पूरे बिहार में भाजपा फल फूल रहा है उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को तनहा इलेक्शन लड़ना चाहिए। नीतीश कुमार अगर ईमानदार होते, अगर दानिशमंद होते तो वो तनहा इलेक्शन लड़ते। जिस तरीके से लोजपा को आगे रखकर मोहरा बनाकर इलेक्शन लड़ी है भाजपा ने, उससे ये साबित होता है कि नीतीश कुमार की वजीर आला बनना मुमकिन नहीं है। अच्छा, आखिर कमेंट ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि तनहा इलेक्शन लड़ना चाहिए, बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर एक और बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी, मैं उससे ये आपको अजमतुल्लाह भाई की बात को मैं सिर्फ 4 लाइन में समेटती हूँ, जिसका मैंने आखिरी मिसरा पहले भी नजर आलम भाई से कहा है कि तजल्लियां न लुटाते तो और क्या करते, और जश्न शोला न मनाते तो और क्या करते, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। लेकिन ये सियासत में शायरी बहुत अहम है, खास है, मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन मैं इस बात को भी मैं समझ लीजिए कि सिर्फ वजीर आला बनने के लिए आप सियासत करेंगे कि बिहार के आवाम को धोखा देकर एक फिरका परस्त ताकत के खिलाफ आपने वोट लिया था और उसका जवाबदेह कौन होगा इसमें। जहां ये आप समझिए मेरी बड़ी बहन कि आपने सत्ता में उन लोगों के खिलाफ आपने वोट मांगा था जो फिरका परस्त ताकत थी, उसके खिलाफ आपने वोट मांगा। आज वैसी साहब वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, आज वोट मांग रहे हैं राजद के खिलाफ, आज वोट मांग रहे हैं जेडीयू के खिलाफ, आज वोट मांग रहे हैं आपको क्या करें सारी पार्टीज के खिलाफ। लेकिन वो अगर यहाँ पे अगर वो समर्थन करते हैं 2 सीट 3 सीट 4 सीट तो फिरका परस्त ताकत को नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो अपना वजूद मिटा लेंगे। इसी तरीके से अपना वजूद खत्म करने के लिए खुद वो जिम्मेदार हैं कि नीतीश कुमार अगर उन्होंने काम किया था और वो तेजस्वी यादव उन पर दबाव बना रहे थे, राजद के लोग महागठबंधन में दबाव बन रहा था उन पर, तो उनको अवाम के बीच जाना चाहिए था, तनहा इलेक्शन लड़ना चाहिए था। इस तरीके से नकारना चाहिए। यहाँ अगर दूर अंदेश होते, यहाँ तो मुसलमान हिंदू मुस्लिम हो के इलेक्शन हो रहा है, ये जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार यहाँ की आवाम है। इसलिए अजमतुल्लाह भाई आपकी बात पूरी हो गई, ये काफी वक्त हो गया है, ये सिलसिला डिबेट का हम खत्म करते हैं। बिहार चुनाव का जो नतीजा है वो भी आ रहा है। अब तक के रुझानात में एनडीए गठबंधन ज्यादा है, लेकिन इस और आरजेडी गठबंधन दूसरे नंबर पर आ गया है। लेकिन ये तय है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, आरजेडी कांग्रेस भाई से कमेंट लेना चाहिए शम्स तबरेज भाई कि मुतबादिल क्या है मुसलमानों के पास पूरे बिहार। नजर आलम भाई बोल चुके हैं, उस पर बाद में अलग मुद्दा, इस पर बाद में बातचीत करेंगे, अभी चुनाव पे बातचीत कर रहे हैं। तो इस पूरे चुनाव का जो मेरे एतबार से लग रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता हुआ दिख रहा है, मुसलमानों को वोट करना होगा दलित को साथ लेकर। जी जो एक अलग मुद्दा, उस पर बातचीत करेंगे बाद में। इस पूरे रिजल्ट जो अब तक आया है उसमें मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है वो है नीतीश कुमार का, कि बीजेपी एक तरह की जो सियासत करती हुई नजर आ रही थी, एलजेपी को खड़ा करके नीतीश कुमार की सीटों को कम करना है, उन्हें इक़्तिदार से बाहर फेंकना। तो इस एतबार से नीतीश कुमार फिलहाल 50 पर अटके हुए, उससे ज्यादा उनकी सीट आगे नहीं बढ़ रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बीजेपी अपने वादा पर कायम रहते हुए नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाएगी या फिर अपना चीफ मिनिस्टर बीजेपी बनाने की कोशिश करेगी। चुनाव के दरमियान हम लोग जब तज्जिया कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो बार बार चीजें आ रही थी सामने कि बीजेपी कोशिश कर रही है बिहार में अपना चीफ मिनिस्टर बनाने की, क्योंकि पिछले कई सालों में बीजेपी बिहार में अब तक अपना चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकी। कई सारे स्टेट में उसके चीफ मिनिस्टर हो गए नॉर्थ इंडिया में। तो अब बीजेपी के पास एक मौका है। पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के मनसूबा को पूरा होने नहीं दिया था। अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप सब लोगों का शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। अबू सईद अजमतुल्लाह साहब ने, एमआईएम के लीडर हैं, नजर आलम साहब आरजेडी के लीडर है, और डॉक्टर इस्मत जहां जेडीयू के लीडर है। आप सबका बहुत शुक्रिया।